हेलो लर्नर्स, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। आज हम एनसीईआरटी समरी सीरीज में क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स को देखेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्री शेप्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स मेड बाय क्लॉक हैंड एंड डायरेक्शन रोटेशन, परपेंडिकुलर लाइन, ट्रायंगल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। हम डे टू डे लाइफ में डिफरेंट शेप्स देखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्यूब हो गया, ठीक है, आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक, आपका बॉल देखे होंगे, बॉल किस शेप का होता है, आप जानते हैं स्फेरिकल शेप का होता है। आपने बैंगल्स देखा होगा, कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। अब ये सब कर्व और लाइन से मिलकर बनते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में ओपन कर्व और क्लोज कर्व के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम कॉर्नर, एजेस और प्लेन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो जहां पर इनको एजेस बोलते हैं, ठीक है, जो दो कॉर्नर को मिलाते हैं उनको एजेस बोलते हैं। मतलब दो वर्टिक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, मतलब जो साइड होती है, उसी को हम लोग एजेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इस फेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक। हमने देखा था कि जो एंगल्स होती हैं, ठीक है, वो दो रेस से मिलकर बनती है, ठीक, जो कि एक कॉमन पॉइंट शेयर करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं। जैसे ए बी और बी सी देख रहे हो, ए बी और बी सी जो है वो दो रेज हैं, ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रही हैं, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। एक्यूट एंगल, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, उनको एक्यूट एंगल के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल हो गया, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, 75 डिग्री का एंगल हो गया। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? ये सब आएंगे एक्यूट एंगल की कैटेगरी में। एक्यूट एंगल आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब राइट एंगल के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, उनको हम राइट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री के ही इक्वल होंगे, तभी हम इनको राइट एंगल बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हो, ए बी सी को आप देख रहे हो, ये 90 डिग्री का है, दैट मीन्स ये क्या है, राइट एंगल है। अब हम ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बताते हैं। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, 180 डिग्री से छोटे होते हैं और 90 डिग्री से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ये 180 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे और 90 डिग्री से क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे कि आप देखते हो 135 डिग्री, ठीक है, आप देख रहे हो 150 डिग्री देख रहे हो, 160 डिग्री देख रहे हो, 170 डिग्री देख रहे हो, ये सब ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे अब हम स्ट्रेट एंगल के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, उनको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। जैसे कि एक सीधी लाइन होने की वजह से, जैसे ये आप देख रहे हो एक सीधी लाइन है, ठीक है, ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री का एंगल भी बना रही है। जैसे कि इसका वर्टेक्स मैं मान लेता हूँ बी है, ठीक है, ये ए और ये सी हो गया, ठीक है। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक लाइन की तरह स्ट्रेट है। अब ऐसे एंगल जो 360 डिग्री से छोटे होते हैं और 180 डिग्री से बड़े होते हैं, उनको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये थीटा है, मतलब ये एंगल है, ठीक है, थीटा वैसे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, थीटा एक ग्रीक साइन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तब से मैं थीटा थीटा बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग को बता नहीं रहा हूँ, ये जनरली एंगल को शो करने के लिए हमने इस सिंबल का यूज किया है, ठीक है। अब देख रहे हो ये जो थीटा है वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे मैंने बनाया यहाँ पर 260 डिग्री, 270 डिग्री, ये जो एंगल हो जाएगा, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंगल है ऐसे, ठीक है, उसी के ऊपर दूसरी रेस भी जा रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बी पॉइंट है, यहाँ पर भी ए है और दूसरा सी पॉइंट भी इसी पे है, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके दोनों हैंड एक साइड हो गए, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। एंगल मेड बाय क्लॉक हैंड। हम जानते हैं एक क्लॉक में कितने हैंड होते हैं, 3 हैंड होते हैं। एक सेकंड के लिए होती है, ठीक है, वो आप देखे होगे सबसे बड़ी होती है, और एक मिनट के लिए होती है। मिनट की जो हैंड होती है वो इससे छोटी होती है, और जो आवर के लिए वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब जनरली हम मिनट और आवर के लिए बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप जानते हो
एक राउंड लगाकर, एक राउंड कंप्लीट करके वापस इस में आने में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। और इतने में कितना टाइम लग जाता है हमारा, 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, राइट ना। तो 1 आवर में कितना रोटेशन होता है, 1 कंप्लीट रोटेशन होता है, मतलब 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब यहाँ हमको बताना है कि इतने मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 हैंड है, मतलब वो एक रे का काम करती है। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि इतने मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले हम 1 मिनट का फाइंड करेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट होता है 1 आवर में, 360 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने मिनट, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर हम इसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइम पे हम वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 पे है, ये आवर वाली हैंड और मिनट वाली हैंड 3 पे है। ठीक है, अब इनके बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इनके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं इतने 12 से 3 के बीच में जो समय हुआ है वो कितना हुआ है, 15 मिनट का डिस्टेंस हुआ है। ठीक है, अब 15 मिनट का है तो आपको एंगल निकालना है, तो 6 से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल आएगा, 90 डिग्री। मतलब 12 और 3 पर जब दूसरी सुई होगी तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। उसी तरह अगर हमको निकालना है यहाँ पर कितना मिनट बीता, 30 मिनट बीता, 30 मिनट का डिस्टेंस हुआ। ठीक है, 30 मिनट का टाइम गैप हुआ, तो आप देखोगे इनके बीच का एंगल कितना होगा, 30 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। 30 मिनट को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर कितना आया, 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 डिग्री से। तो कितना मिल जाएगा हमारा, 270 डिग्री। तो 45 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 270 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह से हम डिफरेंट हमको बस टाइम का गैप पता होना चाहिए कि कितना मिनट हुआ है। हम जानते हैं 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। बस आपको ये याद रखना है, 6 डिग्री से आप मल्टीप्लाई कर दोगे मिनट को तो आप इजिली उन दोनों हैंड के बीच में आप एंगल फाइंड कर सकते हो। हाँ, आपको एक बात ध्यान रखना है, जो मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज होता है, मतलब राइट हैंड साइड की ओर। आप देख रहे हो जो हैंड है वो किस साइड मूव कर रही है, राइट हैंड साइड की ओर मूव कर रही है। तो इस तरह के जो रोटेशन को बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। एंगल मेड बाय डायरेक्शन रोटेशन। ठीक है, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े रहते हैं, अगर हम बोलते हैं कि आपको राइट हैंड साइड टर्न करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज टर्न बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल टर्न या क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। जस्ट आप 90 डिग्री टर्न करोगे तो ही आप जाके आपका डायरेक्शन चेंज होगा, नॉर्थ से सीधे आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, ईस्ट में पहुंच जाओगे। अगर फिर आप 90 डिग्री टर्न करते हो तो कहाँ पहुंचोगे, साउथ में पहुंचोगे। ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हो या लेफ्ट साइड करते हो तो वापस नॉर्थ साइड की ओर आ जाओगे। ठीक है, तो आपने फिर जब आप साउथ में हो फिर आपने क्लॉकवाइज टर्न किया। ठीक है, तो कहाँ पहुंच गए, वेस्ट में पहुंच गए 90 डिग्री। ठीक है, फिर आपने 90 डिग्री टर्न किया। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद वापस आप कहाँ पर पहुंचे, नॉर्थ की तरफ पहुंचे। ठीक है, अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, आप नॉर्थ फेस की मतलब नॉर्थ की तरफ फेस किए हो। ठीक है, आप 90 डिग्री क्या कर रहे हो, राइट एंगल किस साइड मुड़ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट साइड की ओर। तो आप कहाँ पर आपका फेस हो जाएगा, वेस्ट साइड की ओर। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बोलता हूँ कि आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करें, अगर आप वेस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब 180 डिग्री जब आप रोटेट होते हो तो जैसे अगर आप नॉर्थ में हो तो आपका फेस साउथ में हो जाएगा, अगर वेस्ट में हो तो आपका फेस ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि रोटेशन अगर 90 डिग्री है या राइट एंगल का होगा तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आप जहां पर खड़े हो वहां से आप इधर मान लीजिए आपने वेस्ट की तरफ फेस कर रखा है, आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, साउथ में। अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, नॉर्थ में। ये चीज आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, 180 डिग्री का रोटेशन करने पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेस्ट पे हो तो ईस्ट में आओगे, ईस्ट पे हो तो वेस्ट में आ जाओगे। परपेंडिकुलर लाइन, जब कोई दो लाइन सेगमेंट, जैसे मान लेते हैं ए बी एक लाइन है और ये सी डी एक लाइन है। ठीक है, वो क्या कर रही है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन।
ठीक है। अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब एक लाइन 90 डिग्री पर कट करने पे, तो फिर इस लाइन को क्या बोलेंगे, ए बी को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। तो हम साइन करने मतलब साइन को कैसे शो करते हैं, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। ये क्या दिखाता है कि एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना होगा दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ट्राइंगल एक क्लोज कर्व होता है। ठीक है, ये एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन जनरली लाइन से बनते हैं। ठीक है, अब ये 3 साइड से बनता है, इसलिए इसके 3 एज होते हैं, मतलब 3 साइड मतलब एज। ठीक है, वही 3 वर्टिक्स होंगे ना। आप देख रहे हो 3 साइड है, तो वर्टिक्स क्या हो जाएगा, जैसे ए बी और सी। जो एजेस हो जाएंगे वो ए बी, ए सी एंड बी सी होगा। इनको साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोज कर्व है, आप देख रहे हो यहाँ पे ए बी सी क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए साइन होता है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, एक क्लोज कर्व है या क्लोज पॉलीगॉन है जो साइड से मिलकर बनता है, 3 साइड से मिलकर बनता है। इनको हम एजेस भी बोल सकते हैं और इनके 3 वर्टिक्स भी होते हैं, जैसे ए बी और सी, और साथ में 3 एंगल भी बनाता है, इसलिए इसको ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात कर देंगे। देखिए, ट्रायंगल्स को हम 2 तरह से बांट सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू साइड्स के बारे में बात करते हैं। स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वहीं अगर एंगल्स के हिसाब से बात करेंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड्स अनइक्वल हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, यहाँ इनकी इसकी साइड 3 है, इसकी साइड 4 है, इसकी साइड 5 है। ठीक है, ए बी सी, इसमें आप देख रहे होगे तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये स्केलन ट्रायंगल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जो 2 इक्वल साइड्स रखते हैं। आप बनाए, जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, सॉरी ये वाला ट्रायंगल बन गया ए बी एंड सी। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। आप देख रहे होगे यहाँ पर ए बी और ए सी क्या है, 6 सेंटीमीटर इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह का जो ट्रायंगल बनेगा वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ऐसे ट्रायंगल जो 2 इक्वल साइड रखते हैं उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा, इनके साथ जो लगा हुआ एंगल होता है वो भी बराबर होता है आपस में। मतलब एंगल जो ए बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी बी के। इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिनकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। मतलब ए बी और सी के बारे में बात करें तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए जो एंगल ड्रॉ होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी 60 डिग्री का होगा एंगल, ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर तीनों एंगल बराबर है तो 3 से 180 डिग्री को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 180 डिग्री को डिवाइड करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 60 ही तो मिलेगा। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू एंगल के बारे में बात कर दें तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिनके जो सारे एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अभी लास्ट टाइम पे हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का बन रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 2 एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मान लीजिए एक लाइन इधर गई और एक लाइन गई, आपने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दिया और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो क्या ट्रायंगल बन सकता है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए केवल और केवल एक राइट एंगल ही पॉसिबल है एक ट्रायंगल में। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जो 90 डिग्री से मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल देखते हैं आप,
ये 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उनको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो कि ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा वो वाला एंगल, ठीक है, तो ही वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं। ये 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है, और जब 4 साइडेड पॉलीगॉन है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, इसकी 4 वर्टिक्स होंगी, ए बी सी डी। आप देख रहे होगे यहाँ पर एक वर्टिक्स ए हो गई, दूसरी वर्टिक्स बी हो गई, तीसरी सी और चौथी डी हो गई। अब क्या है, आप देख रहे हो 4 एजेस भी हैं, ए बी, और आप देख सकते हो बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक है, 4 आप क्या देख रहे हो, एजेस देख रहे हो, इनको साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब 4 एजेस हैं, 4 साइड हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा इसकी क्या हो जाएंगी, 4 एंगल भी होंगी। ठीक है, देख रहे हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, और 2 डायगोनल होती है। डायगोनल क्या होती है, अभी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ए सी एंड बी डी जो है वो डायगोनल हो जाएंगी, और ये आपके एजेस हो जाएंगे, या आप साइड भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, और अब मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मतलब भाई आप जानते हो लैटिन वर्ड क्वाड्री से बना हुआ है, जो जिसका मतलब 4 होता है, और लेटर्स मतलब साइड होती है। ठीक है, इसीलिए इनको क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है वो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। अब रेगुलर इसलिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी चारों साइडें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आप देख रहे हो ए बी बराबर होना चाहिए बी सी के, डी सी के एंड ए डी के। ठीक है, अब ये सब बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि इनके बीच के जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के ही होंगे। और जब सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, सारे साइडें 90 डिग्री की हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल भी होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, मतलब ए सी और बी डी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और इनके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके अपोजिट साइड्स और अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ए बी सी और डी के बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी इक्वल होगा किसके, डी सी के। ठीक है, वहीं ए डी इक्वल होगा किसके, बी सी के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनके अपोजिट साइड्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, अब जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, ठीक है, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो जो डायगोनल बनेगा वो डायगोनल भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, मतलब AC जो होगा वो BD के इक्वल हो जाएगा। अब हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं और अपोजिट एंगल आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि AB जो है वो CD के बराबर है, वहीं AD जो है BC के बराबर है, एकदम रेक्टेंगल की तरह है। ठीक है, इसमें अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के बराबर हो जाएगा, और एंगल D और एंगल B के बराबर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जैसे देख लीजिए AC और हम DB देख रहे हैं, AC और DB बराबर नहीं हैं। तो यही डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। अब रोम्बस के बारे में बात करते हैं। रोम्बस भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ये इसके चारों साइडें आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो AB है वो BC के बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा और AD के बराबर हो जाएगा। और एक और खासियत है कि इसके जो अपोजिट साइड है, मतलब एंगल A एंगल C के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और एंगल D एंगल B के बराबर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब हम ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे। ट्रेपेजियम में आपको देखना होगा कि जो ट्रेपेजियम होता है वो उसमें एक पैरेलल साइड होती है, मतलब आप देख रहे हो AB जो है वो DC के पैरेलल है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम जिसमें एक ही पैरेलल साइड है, AB और DC। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है, अब
प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड किस में होती है, ट्रेपेजियम में, जैसे कि अभी बताया था। टू पैरेलल साइड किस में होती है, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, पैरेललोग्राम में। देख लीजिए आप, ये क्या है, यहाँ पर AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी आप देखोगे AB और DC आपस में क्या है, पैरेलल है। अब रेक्टेंगल के बारे में बात करें, पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल। अभी मैंने बताया था पैरेललोग्राम में क्या होता था कि एंगल राइट एंगल के हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रखता है, बट उसके सारे साइड क्या होते हैं, राइट एंगल के होते हैं। ठीक है, अब रोम्बस के बारे में बात करते हैं, ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। ठीक है, लेकिन इसके क्या होते हैं, सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वही स्क्वायर के बारे में बात करें, ये एक रोम्बस है जो कि 4 राइट एंगल रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope guys you like this video. Please like, share and subscribe. Press the bell icon for any update. Thank you so much. Happy Independence Day. Bye.